हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएसपीएन हब। तो आज की वीडियो में हम फ्रेंड कवर करेंगे टॉप 125 एमसीक्यू जो बेस हैं हमारे यूपी टीजीटी इंग्लिश के ऊपर। और ये हमारा सेट 1 है और इसमें बिल्कुल एग्जाम जैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें लिटरेचर के ही सारे हमने क्वेश्चन 125 रखे हुए हैं, ग्रामर के कोई भी क्वेश्चन नहीं रखा है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा एक हमारा, उसमें भी हमारा सेट 2 आएगा जिसमें हम 125 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो उसमें पूरा आपका वही पैटर्न देखने को मिलेगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। उसमें आपका लिटरेचर भी होगा, ग्रामर भी होगा, वोकैब्स और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारा उसमें होगा। तो आज की वीडियो में हम 125 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे 4 राइटर के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम कवर करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड देखिए, हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ वीनस एंड एडोनिस। तो वीनस एंड एडोनिस जो विलियम शेक्सपियर की पोइम है, कब आई थी? 1593 में आई थी। ठीक है, और 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है। और तो ये इसमें पूछा गया है, ये पोइम है, इसका जेनरा भी आपको बता दे रहा हूँ, ये एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है। और ये इसका कह रहा है कि इसका प्रोटोगनिस्ट कौन है। तो यहाँ पर एडोनिस है, वीनस है, क्यूपिड है या फिर मार्स है। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो हमारा एडोनिस है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ वीनस एंड एडोनिस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो वीनस एंड एडोनिस जो पोइम है इसका मेन थीम क्या है। लव एंड लस्ट है, रिवेंज एंड बेट्रायल है, एम्बिशन एंड पावर है, एंड जस्टिस एंड मर्सी है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको जब वीनस एंड एडोनिस की पोइम पढ़ेंगे तो आपको शुरुआत में ही लगेगा कि जो वीनस है वो एडोनिस के प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है और उसमें सेक्सुअल जो लस्ट है वो भी दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो थीम है, मेन थीम, वो यहाँ पर लव एंड लस्ट के दिखाया गया है। तो यहाँ पर मेन थीम आपका लव एंड लस्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला लव एंड लस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द जेंडर ऑफ वीनस एंड एडोनिस। तो अभी जेंडर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो वीनस एंड एडोनिस है वो एक क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है। तो जब लॉन्ग नरेटिव पोइम है तो ट्रेजिडी हो नहीं सकती, कॉमेडी है नहीं, हिस्ट्री है नहीं, तो क्या हो जाएगा, पोइट्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी वाला पोइट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडोनिस डेथ। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एडोनिस की जो डेथ हो जाती है इस पोइम में दिखाया गया है लास्ट में, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है और किसके जरिए, किसके कारण उसकी डेथ होती है। वीनस के कारण होती है, क्यूपिड के कारण होती है, मार्स के कारण होती है, फिर वॉर के कारण होती है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए एडोनिस क्या होता है, हंटिंग पर जाता है। ठीक है, शिकार करने जाता है तो वहाँ पर जो इसकी मुठभेड़ बोर से हो जाती है, जो जंगली पिग होते हैं उससे हो जाती है, और वही उसी से घायल होकर जो एडोनिस है उसकी डेथ हो जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला बोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन वीनस एंड एडोनिस व्हाट इज वीनस रिएक्शन व्हेन एडोनिस रिजेक्ट हर एडवांसेस। यानी यहाँ पर ये बात कह रहा है कि वीनस और एडोनिस में वीनस के रिएक्शन क्या होते हैं जब एडोनिस रिजेक्ट कर देता है उसकी एडवांसेस को, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, तब वो यहाँ पर वीनस के हमें रिएक्शन बताना है। सी बिकम्स एंग्री एंड ये सेक्स रिवेंज। ठीक है, तो यार यार नेक्स्ट जो हमारा है, सी एक्सेप्ट हिज डिसीजन एंड मूव्स ऑन, या फिर सी बेग्स हिम टू रिकंसीडर, या फिर सी ट्राइज टू ट्रिक हिम इनटू लविंग हर। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जब वो एडोनिस उसे रिजेक्ट कर देता है तो सी ट्राइज टू ट्रिक हिम इनटू लविंग हर, यानी वो क्या करती है, उसको बहकाने की कोशिश करती है, उसके ऊपर अपना जो पावर होता है उससे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ट्रिक करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल इमेज इन वीनस एंड एडोनिस। तो यहाँ पर कह रहा है कि सेंट्रल इमेज कौन सी नहीं है जो वीनस एंड एडोनिस के अंदर। तो यहाँ पर हमें बताना है सेंट्रल इमेज। तो यहाँ पर द हंट है, द फ्लावर्स है, द वर्ड्स है, या फिर द सी है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें 6 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए हंट की भी बात की जाती है,
फ्लावर्स की भी बात की जाती है, वर्ड्स की भी बात की जाती है, तो सी की यहाँ पर कोई भी वहाँ पर इमेज नहीं दिखाई गई है। पूरी पोइम में आप देख लेना कि कहीं पर भी वाटर यानी सी की कोई भी इमेज नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाउ डज एडोनिस डाई। तो एडोनिस जो है वो किस तरीके से मरता है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ही इज किल्ड बाय अ वीनस, यहाँ पर वीनस के द्वारा मारा जाता है। ही फॉल्स ऑफ अ क्लिफ वाइल हंटिंग, या फिर वो क्लिफ के द्वारा ऊपर से गिर जाता है जब वो हंटिंग कर रहा होता है। सॉरी, ही इज ट्रैम्पल्ड बाय हॉर्सेस, या फिर ही इज अटैक्ड एंड गॉड बाय अ वाइल्ड बोर, या फिर उसके ऊपर एक वाइल्ड जो बोर होता है उसके द्वारा अटैक कर दिया जाता है, उसके कारण उसकी डेथ होती है। तो हम लोग पहले ही इस क्वेश्चन को देख चुके हैं कि उसकी जो मृत्यु होती है, उसकी जो डेथ होती है, वो जो जंगली वाइल्ड बोर होते हैं उनके अटैक करने से होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस का के बीच में रिलेशनशिप क्या था, मदर एंड सन का था, ब्रदर एंड सिस्टर का था, फ्रेंड्स का था, या फिर लवर्स का था। तो यहाँ पर देखिए वो दोनों लवर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। उनके बीच में लवर्स का एक रिलेशनशिप था। ठीक है, तो लेकिन वो भी फुलफिल नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर डी वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वॉर इन वीनस एंड एडोनिस। जो वीनस एंड एडोनिस है उसमें कह रहा है कि वॉर का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर। ठीक है, इट सिंबलाइज एडोनिस फियर ऑफ डेथ, या फिर इट रिप्रेजेंट द डेंजर ऑफ द हंट, इट इज सिंबल ऑफ द वीनस जेलेसी, इट इज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी एंड मैस्कुलिनिटी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पोएम के अंदर जो वॉर आया हुआ है, ठीक है, वॉर आया हुआ है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है पोएम के अंदर वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इट सिंबलाइजेस एडोनिस फियर ऑफ डेथ। तो यहाँ पर ये सिंबलाइज करता है, एक सिंबलाइज करता है क्या, एडोनिस की जो डेथ हो, फियर होता है डेथ से, उसको सिंबलाइज करता है, क्योंकि वॉर के कारण ही एडोनिस की डेथ होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड रेप ऑफ ल्यूक्रेस इन शेक्सपियर्स पोएम। कह रहा है कि जो व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड द रेप ऑफ ल्यूक्रेस इन शेक्सपियर्स पोएम। कह रहा है कि जो शेक्सपियर की जो पोइम है रेप ऑफ ल्यूक्रेस, इसके पीछे उसका मोटिव क्या था, रिवेंज था, लस्ट था, जेलिसी थी, या फिर पावर था। तो यहाँ पर हमें 10 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो देखिए इसमें लस्ट ही है, इसमें भी, क्योंकि लस्ट के कारण ही जो ल्यूक्रेस होती है, ठीक है, उसकी डेथ मतलब उसका रेप किया जाता है, और उस बाद में वो क्या कर लेती है, अपने आप को स्टब्ड कर लेती है। तो यहाँ पर भी लस्ट है, ये जो हमारा मोटिव है वो लस्ट दिखाया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू फाइंड आउट अबाउट ल्यूक्रेस रेप। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो पहला बंदा कौन था जिसे ल्यूक्रेस के रेप के बारे में पता चलता है। हर हस्बैंड है, हर फादर है, हर सर्वेंट है, हर फ्रेंड है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले जो ल्यूक्रेस होती है वो अपने हस्बैंड को ही लेटर लिखकर उसको बुलाती है, और पूरी कहानी उसको बताती है कि उसके फ्रेंड ने उसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया है, और उसको मारने धमकाने की कोशिश भी की थी। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को ही पहले बताती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि व्हाट वाज द इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ल्यूकेस रेप। यानी परिणाम क्या निकलता है जब ल्यूकेस का रेप हो जाता है, तो उसके बाद परिणाम उसका क्या निकलता है, आउटकम क्या निकलता है, रिजल्ट उसका क्या निकलता है। तो यहाँ पर बताना है, सी वाज किल्ड बाय हर हस्बैंड, सी कमिटेड सुसाइड, सी सॉट रिवेंज ऑन हर रेपिस्ट, सी फॉरगेव हर रेपिस्ट। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस ये निकलता है, जब वो अपने हस्बैंड को सारी बात बता देती है, तो वो सी कमिटेड सुसाइड, वो अपने आप को स्टेप्ड कर लेती है और क्या हो जाती है, मर जाती है। तो यहाँ पर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो सुसाइड कर लेती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज ल्यूक्रेस रेपिस्ट, ल्यूक्रेस का रेपिस्ट कौन था, यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए टर्क्विन है, ब्रूटस है, जूलियस सीजर है, मार्क एंटोनी है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर देखिए ब्रूटस ये हमारा जूलियस सीजर का ये हो नहीं सकता, जूलियस सीजर ये हो नहीं सकता, मार्क एंटोनी हो नहीं सकता, क्योंकि ये सारे के सारे जूलियस सीजर के कैरेक्टर हैं। तो एक ही कैरेक्टर हमारे पास बचता है, वो कौन सा, टर्क्विन। तो यही जो होता है वो ये रेपिस्ट होता है, और ल्यूक्रेस के हस्बैंड का फ्रेंड भी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट डिड ल्यूक्रेस डू टू ट्राई एंड प्रिवेंट हर रेप। यहाँ पर देखिए बात कर रहा है कि ल्यूक्रेस है वो क्या प्रयास करती है अपने आप को रेप होने से बचाने से। ठीक है, वो क्या बहाने बनाती है, क्या करती है, क्या कौन सी कोशिश करती है कि उसका रेप ना हो। तो सी फॉट वेक, सी स्क्रीम्ड फॉर हेल्प, सी ट्राई टू रीजन विद हर रेपिस्ट, सी प्रिटेंडेड टू बी asleep। तो यहाँ पर देखिए सी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। वो यहाँ पर ये पूछती है, वो उससे पूछती है कि जो वो उसका रेप करना चाहता है उसके पीछे उसका रीजन क्या है, उसका पर्पज क्या है, रीजन क्या है, वो क्यों उसका रेप करना चाहता है। तो ये वो करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑफ रोम टू ल्यूक्रेस रेप। जब ल्यूक्रेस का रेप हो जाता है, उसका हस्बैंड आ जाता है, पता चलता है, तो वहाँ के रोम के लोगों का रिएक्शन क्या होता है ये आपको बताना है। दे ब्लेम्ड ल्यूक्रेस, या दे ब्लेम्ड हर हस्बैंड, दे ब्लेम्ड हर रेपिस्ट, या फिर दे रिमेंड न्यूट्रल। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर दे ब्लेम्ड हर रेपिस्ट, वो उसके रेपिस्ट को ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पर जो टर्क्विन होता है उसको रोम से बाहर भी निकाल देते हैं, उसको और उसकी फैमिली को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, कह रहा है कि व्हाट वाज ल्यूक्रेस अल्टीमेट फेट इन शेक्सपियर्स पोएम। ल्यूक्रेस का अल्टीमेट आखिरकार उसका फेट क्या होता है, इस पोएम में उसको क्या हासिल होता है। सी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, सी वाज किल्ड बाय हर रेपिस्ट, सी कमिटेड सुसाइड, सी सॉट रिवेंज ऑन हर रेपिस्ट। तो यहाँ पर देखिए आखिरकार वो क्या होती है, अंत में यानी वो अपनी सारी स्टोरी बताकर अपने हस्बैंड को वो सुसाइड कर लेती है। तो उसका अल्टीमेट जो फेट होता है यही होता है कि वो अपने आप को कमिटेड सुसाइड यानी सुसाइड कर लेती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ल्यूक्रेस स्टोरी इन शेक्सपियर्स टाइम। शेक्सपियर के समय ल्यूक्रेस की जो रेप ऑफ ल्यूक्रेस है इसकी स्टोरी का क्या महत्व था, क्या सिग्निफिकेंस था, वो बताना है। अब देखिए यहाँ पर एक पहला है कि इट हाईलाइट द अनचेक्ड पावर, इट सेलिब्रेट द virtue ऑफ चेस्टिटी, इट एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डेंजरस ऑफ ह्यूमन डिजायर, इट वाज अ कॉशनरी टेल अबाउट द consequence ऑफ बेट्रायल। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें 17 नंबर में, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इट सेलिब्रेटेड द virtue ऑफ चेस्टिटी, यानी ये सेलिब्रेट करती है, क्या सेलिब्रेट करती है, यहाँ पर दिखाता है कि जो चेस्टिटी के यानी जो पवित्रता के जो बिरचू हैं, गुण हैं, उनको यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। यानी वो उसने अपने आप को समर्पित नहीं किया, लास्ट में उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया ल्यूक्रेस ने। ठीक है, उसने अपनी इज्जत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो यहाँ पर यही दिखाता है कि विर्चू ऑफ चेस्टिटी जो है वो सेलिब्रेट की गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ गॉड्स इन ल्यूक्रेस स्टोरी। गॉड्स जो होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनका यहाँ पर क्या रोल है। दे पनिश्ड ल्यूक्रेस फॉर हर एक्शंस, दे पनिश्ड हर रेपिस्ट फॉर हर एक्शंस, फॉर हिज एक्शंस, दे वर इंडिफरेंट टू ल्यूक्रेस सफरिंग, दे हेल्प्ड ल्यूक्रेस सीक रिवेंज। तो यहाँ पर अगर हम 18 नंबर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए दे वर इंडिफरेंट टू ल्यूक्रेस सफरिंग, क्योंकि यहाँ पर वो क्या थे, इंडिफरेंट थे, उदासीन थे। किसके, जो ल्यूक्रेस की सफरिंग थी, उसकी पीड़ा थी, उससे बहुत ही उदासीन थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि व्हाट इज ट्रू, यानी ट्रू क्या चीज़ है। यहाँ पर हमें बताना है सच क्या है। चेस्टिटी, चेस्टिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट virtue। ठीक है, या फिर नेक्स्ट देखिए, रिवेंज इज दिस बेस्ट सब कॉल्ड, पावर करप्ट्स एंड absolute पावर करप्ट absolutely, या फिर द consequence ऑफ आवर एक्शंस कैन हैव फॉर रीचिंग एंड ट्रेजिक इफेक्ट।
तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 19 नंबर में, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि द कंसिक्वेंस ऑफ आवर एक्शन कैन हैव फॉर रीचिंग एंड ट्रेजिक इफेक्ट, यानी जो परिणाम होते हैं हमारे एक्शंस के वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेजिक इफेक्ट में प्रभाव डालते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हुई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। मेरी वाइफ ऑफ विंडसर शेक्सपियर का एक अच्छी कॉमेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि उसका प्रोटेगोनिस्ट कौन होता है। सर जॉन फॉलिस्टॉप होता है, मास्टर फोर्ड होता है, मास्टर पेज होता है, या फिर मिस्ट्रेस फोर्ड होती है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए सर जॉन फॉलिस्टॉप ही होता है। ये जो हेनरी फोर्थ के पार्ट 1 पार्ट 2 में भी इसे दिखाया गया है, और यहाँ पर इसे जो हेनरी फिफ्थ होता है उसमें भी दिखाया गया है इसका रोल। ठीक है, जिसमें वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। लेकिन दो जो प्ले हैं, हेनरी फर्स्ट हेनरी सेकंड में, इसका बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से उसका उसमें क्लोन के रूप में दिखाया गया है वहाँ पर इसको। और जो सर जो मेरी वाइफ विंडसर है, इसमें तो एक तरीके से इसको यहाँ पर हीरो ही दिखा दिया गया है इस प्ले का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिस्ट्रेस पेज एंड मिस्ट्रेस फोर्ड। यहाँ पर मिस्ट्रेस पेज और मिस्ट्रेस फोर्ड के बीच में रिलेशनशिप क्या था, कजिन थे या फिर सिस्टर थे या फिर फ्रेंड्स थे या फिर नेबर्स थे। तो 21 की बात करें तो यहाँ पर देखिए वो मिस्ट्रेस पेज और मिस्ट्रेस फोर्ड वो दोनों क्या थी, वो फ्रेंड्स थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट डज सर जॉन फॉलिस्टॉप वांट फ्रॉम मिस्ट्रेस फोर्ड एंड मिस्ट्रेस पेज। जो सर जॉन फॉलिस्टॉप होते हैं वो मिस्ट्रेस फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज से क्या चाहता है। ठीक है, तो देयर मनी, देयर हस्बैंड्स अप्रूवल, देयर लव एंड अफेक्शन, देयर हेल्प इन अ स्कीम ऑफ टू सेड्यूस देम। तो यहाँ पर हमें बताना है 22 में अगर हम बात करें तो वो क्या चाहता है, देयर हेल्प, उनकी हेल्प चाहता है इन अ स्कीम टू सीडूस देम, कि वो उनको क्या कर सके, सीडूस कर सके, उनको बहका सके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु इज द यंग मैन दैट एन ए पेज इज इन लव विद। कह रहा है कि इस यानी मेरी वाइफ बेंडसर में वो यंग वन मैन बंदा कौन है जिसमें जो एन ए पेज होती है उसके प्यार में पड़ जाती है। सिलेंडर है, फेंटन है, या फिर केओस है, या फिर पिस्टल है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 23rd में तो यहाँ पर वो फेंटन होता है। ठीक है, जिसके प्यार में एन पेज पड़ जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु ड्रेसेस अप एज द फेरी क्वीन टू ट्रिक फॉलस्टॉप। यानी कह रहा है हु ड्रेसेस अप द फेरी क्वीन, फेरी क्वीन की ड्रेस कौन करता है, पहनता है फॉलस्टॉप को क्या करने के लिए यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बताना है कि जो फेरी क्वीन की ड्रेस कौन पहनता है फॉलस्टॉप को ट्रिक करने के लिए। तो यहाँ पर मिस्टर पेज पहनती है, मिस्टर फोर्ड पहनती हैं, या फिर मिस्ट्रेस क्विकली पहनती है। तो ये जो मिस्ट्रेस क्विकली होती है वही पहनती है फेरी क्वीन की ड्रेस फॉलस्टॉप को ट्रिक करने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है कि हु डज मास्टर फोर्ड बिलीव हिज वाइफ इज हैविंग एन अफेयर विद। यहाँ पर कह रहा है कि मास्टर फोर्ड जो होते हैं वो किस पर मतलब उनको किस पर डाउट होता है कि उनकी वाइफ का उससे अफेयर है। सर जॉन फॉलस्टॉप के ऊपर, मास्टर पेज के ऊपर, डॉक्टर केव्स के ऊपर, या फिर मास्टर सिलेंडर के ऊपर। तो 25 की बात करें तो यहाँ पर जो सर जॉन फॉलस्टॉप होता है उसी के ऊपर मास्टर फोर्ड का शक जाता है कि उनकी वाइफ उसके अफेयर में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु डू मिस्ट्रेस पेज एंड मिस्ट्रेस फोर्ड ट्रिक इनटू ड्रेसिंग अप एज द ग्रेट हॉर्न। क्या कह रहा है कि मिस्ट्रेस जो पेज होती हैं और मिस्ट्रेस फोर्ड होती हैं वो किसको ट्रिक करती हैं ड्रेसिंग अप में, जैसे द ग्रेट हैर्न में फॉलस्टॉप को करती हैं, डॉक्टर केव्स को करती हैं, मास्टर स्लेंटर को करती हैं, मास्टर फेंटन को करती हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं सर जॉन फॉलस्टॉप को ही करते हैं, क्योंकि वो उसको ड्रेस अप कर देती हैं। ठीक है, उनको कपड़े पहनाकर वो उनको घर पर बुलाकर, ठीक है, उसको ये कभी क्या होती है लॉन्ड्री वाले कपड़ों में बांधकर उसको पिटवा देती हैं। तो कई तरीके से उनके ऊपर ट्रिक करती हैं वो। तो सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु एंड्स अप मैरिंग एन पेज, यानी हु एंड्स अप मैरिंग एन पेज, यानी किसके साथ जो एन पेज की शादी एंड्स अप हो जाता है, मिस्टर मास्टर सिलेंडर या फिर डॉक्टर क्वेस के साथ होता है, मास्टर फैंटन या फिर पिस्टल। तो 27 की बात करें तो यहाँ पर देखिए मास्टर फैंटन के साथ ही मैरी उसकी होती है एन पेज की, जहाँ पर इसका एंड्स अप होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु राइट द लेटर टू फॉलस्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी मिस्ट्रेस फॉर्ड, कह रहा है कि कौन फॉलस्टॉप को लेटर लिखता है कि जो मिस्ट्रेस फॉर्ड को प्रिटेंड कर रहा होता है, जैसे मिस्ट्रेस पेज लिखती हैं, मिस्ट्रेस फॉर्ड लिखती हैं, या फिर एन पेज लिखती हैं, या फिर मिस्टर क्विकली लिखती हैं। तो 28 की बात करें तो यहाँ पर मिस्ट्रेस क्विकली लिखती हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु एक्सपोजेस स्कीम टू मास्टर फोर्ड, मास्टर फोर्ड की जो स्कीम होती है, सॉरी मास्टर फॉलस्टॉप, हु एक्सपोज फॉलस्टॉप्स स्कीम टू मास्टर फोर्ड है, सॉरी यहाँ पर ये कह रहा है कि जो फॉलस्टॉप की जो स्कीम होती है मास्टर फोर्ड को कौन बताता है, मिस्टर पेज बताती हैं, मिस्टर फोर्ड बताती हैं, एन पेज बताती हैं, या फिर मास्टर पेज बताता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 29 में, तो यहाँ पर देखिए मिस्टर जो फोर्ड होती हैं वही बताती हैं फॉल स्टॉप की जो स्कीम होती है वो, ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ बात कर रहा है कि हु इज द विलेन इन ओथेलो, ओथेलो में विलन कौन होता है। तो इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कैसियो है, रेडिगो है, यागो है, या फिर ब्रेवेंसियो है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर यागो हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड में कह रहा है कि हु इज जॉन मिल्टन, तो जॉन मिल्टन कौन है। तो जॉन मिल्टन अ डॉक्टर हैं, या फिर आ साइंटिस्ट हैं, या फिर आ पोइट हैं, या फिर स्टोरी टेलर हैं। तो फ्रेंड अगर हम बात करें तो जॉन मिल्टन की, जॉन मिल्टन एक पोइट थे, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। जॉन मिल्टन एक पोइट थे, ठीक है, तो उनको हम पोइट मानते हैं, तो यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जॉन मिल्टन बिलोंग टू, जॉन मिल्टन बिलोंग करते हैं इंडिया से, करते हैं आयरलैंड से, करते हैं इंग्लैंड से, करते हैं अमेरिका से, करते हैं। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जो जॉन मिल्टन है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है कि जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू, जॉन मिल्टन बिलोंग्स करते थे 19th सेंचुरी से 17th सेंचुरी से, 16th सेंचुरी से, या फिर 15th सेंचुरी से। अगर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जॉन मिल्टन 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है कि जॉन मिल्टन इज पॉपुलर एज है, कह रहा है कि जो जॉन मिल्टन है वो पॉपुलर है, किसके लिए पॉपुलर है, क्लासिकल पोइट के लिए, न्यू क्लासिकल पोइट के लिए, रोमांटिक पोइट के लिए, या फिर रिलीजियस पोइट के लिए। तो फ्रेंड देखिए अगर हम आंसर करेक्ट आंसर की बात करें तो इन्होंने क्लासिकल पोइट के लिए नहीं जाने जाते हैं, ठीक है, क्लासिकल पोइट जो है इनके बाद शुरू हुआ, न्यू क्लासिकल पोइट भी इनके बाद ही आया था, रोमांटिक पोइट भी इनके बाद आया था, लेकिन ये रिलीजियस पोइट के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ी एक एपिक लिखी है, रिलीजियस एपिक पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, और उसका सिक्वल पैराडाइज रिकैंड भी लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि इन विच लैंग्वेज डिड जॉन मिल्टन राइट हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क, कह रहा है कि जो मोस्ट पॉपुलर वर्क उनका एक ही है, पैराडाइज लोस्ट है, ठीक है, तो उसको किस में लिखा हुआ है, लैटिन में लिखा हुआ है, फ्रेंच में, स्पेनिश में, या फिर इंग्लिश में। तो फ्रेंड उन्होंने इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश जॉन मिल्टन आल्सो रोट इन, कह रहा है कि जॉन मिल्टन ने इंग्लिश के अलावा किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फ्रेंच में लिखा हुआ है, स्पेनिश में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, या फिर लैटिन एंड इटालियन में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो उन्होंने लैटिन और इटालियन दोनों में लिखा हुआ है इंग्लिश के अलावा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जॉन मिल्टन इज वेस्ट नोन फॉर, कह रहा है कि जो जॉन मिल्टन है वो
सबसे अच्छे तरीके से किसके लिए जाने जाते हैं? पैराडाइज लोस्ट के लिए, पैराडाइज रिगेंट के लिए, द फेयरी क्वीन के लिए या फिर डिवाइन कॉमेडी के लिए। तो देखिए द फेयरी क्वीन, डिवाइन कॉमेडी ये मिल्टन की वर्क नहीं है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। पैराडाइज लोस्ट भी इनका वर्क है और पैराडाइज रिगेंट भी इनका वर्क है। तो पॉपुलर तरीके से ये पैराडाइज लोस्ट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो था तो 1667 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसमें 10 बुक में पब्लिश हुआ था। जब इसे 1674 में पब्लिश कराया गया था तब इसमें 12 बुक थी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि व्हेन जॉन मिल्टन वाज बोर्न, जॉन मिल्टन वाज कब बोर्न हुए थे? 1608 को, 1612 को, 1620 या फिर 1634 को। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए वो 1608 यानी 9 दिसंबर 1608 को वो पैदा हुए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा यानी 1608 हो जाएगा, ठीक है। कभी-कभी जो राइटर्स होते हैं उनकी बायोग्राफी से ये इस तरीके से उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ देते हैं और अक्सर ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों के, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान कर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ जॉन मिल्टन। तो यहाँ पर बता रहा है कि जॉन मिल्टन की बर्थ डेट क्या है। तो यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं 7 दिसंबर 1608 है या फिर 8 दिसंबर 1608 है, 9 दिसंबर 1608 है या फिर 10 दिसंबर 1608 है। तो अभी आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1608 है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वगैरह कि वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन कहाँ पर पैदा हुए थे? न्यूयॉर्क अमेरिका में पैदा हुए थे, पेरिस फ्रांस में पैदा हुए थे, दिल्ली इंडिया में पैदा हुए थे, लंदन इंग्लैंड में पैदा हुए थे। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा लंदन इंग्लैंड में पैदा हुए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि जॉन मिल्टन्स फादर्स नेम वाज। जॉन मिल्टन के फादर का नेम क्या था? डेविड मिल्टन था, हेनरी मिल्टन था, जोसेफ मिल्टन था या फिर जॉन मिल्टन सर था। तो करेक्ट आंसर की बात करें, जो जॉन मिल्टन का नाम था वही जॉन मिल्टन के फादर का नाम था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि जॉन मिल्टन मदर्स नेम वाज। जॉन मिल्टन की मदर का नेम क्या था? जेन था, कैरोलिना था या फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सारा जेफरी था या फिर एलिजाबेथन था। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो उनकी मदर का नेम सारा जेफरी था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि व्हेन डिड जॉन मिल्टन डाई। जॉन मिल्टन कब डाई होते हैं? 1672 में, 1673 में, 1674 में या फिर 1675 में। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जॉन मिल्टन जो है वो 1674 को डाइड होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जॉन मिल्टन की डेट पूछ रहा है कि जॉन मिल्टन किस डेट को आखिर उन डाइड हुए थे, मतलब कब मरे थे। तो व्हाट इज द डेट ऑफ द मिल्टन्स डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नवंबर 1674 है, 8 नवंबर 1674 है, 16 नवंबर 1674 है या फिर 24 नवंबर 1674 है। तो अभी हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ देखी थी जो थी 10 दिसंबर 1608 थी। लेकिन इनकी जो डेट ऑफ डेथ है, ठीक है, डेट ऑफ डेथ है वो कब है, वो है इनकी 8 नवंबर 1674, ठीक है। 8 नवंबर 1674 है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि जो वेयर वर जॉन मिल्टन बरीड। जॉन मिल्टन को कहाँ दफनाया गया? वेस्ट मिनिस्टर अवे लंदन, सेंट पॉल कैथेड्रल लंदन, हाईगेट सीमेट्री लंदन, सेंट गिल्स विदाउट क्रीपल गेट चर्चयार्ड लंदन। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें तो इनको कहाँ दफनाया गया है? इनको सेंट गिल्स विदाउट क्रीपल गेट चर्चयार्ड लंदन में दफनाया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वेयर डिड जॉन मिल्टन रिसीव्स हिज ईयरली एजुकेशन। जो जॉन मिल्टन थे उन्होंने अपनी
पहली यानी जो अर्ली एजुकेशन थी वो कहाँ से प्राप्त की थी? तो सेंट पॉल्स स्कूल से, सेंट एडम्स स्कूल से, सेंट जेवियर्स स्कूल से या फिर कैरोल्स स्कूल से। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये सेंट पॉल स्कूल जो था वहीं से उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन प्राप्त की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है which university did John Milton attend for his higher education? यानी जो जॉन मिल्टन थे उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन प्राप्त की है? तो क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, या फिर क्लेयर कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, या फिर सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, या फिर चर्चिल कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो उन्होंने क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन प्राप्त की थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि ड्यूरिंग हिज स्टडीज मिल्टन एक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी इन, यानी जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे यानी स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने किस चीज़ में प्रोफिशिएंसी यानी निपुणता हासिल कर ली थी? तो बताना है इटालियन में, लैटिन में, हिब्रू में या फिर ऑल ऑफ दीज में। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो उनको इटालियन भी बहुत अच्छी तरीके से आती थी, लैटिन भी आती थी, हिब्रू भी आती थी। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो यानी डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मिल्टन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मिल्टन किससे इन्फ्लुएंस थे? शेक्सपियर से, डन से, वर्जिल से या फिर ऑल ऑफ द अबव से? देखिए मिल्टन सभी लोगों से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। शेक्सपियर से भी थे, डन से भी थे, वर्जिल से भी थे, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हेन डिड जॉन मिल्टन लॉस हिज आई साइट, जॉन मिल्टन ने अपनी आई साइट कब लॉस कर दी थी? कंप्लीटली तरीके से कब ब्लाइंड हो गए थे? 1630 में, 1640 में, 1652 में, 1665 में? तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो एट द एज ऑफ 44, एट द एज ऑफ 44 इन 1652 में इन्होंने कंप्लीटली अपनी आई साइट खो चुके थे ये। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 1652 हो जाएगा, ठीक है। और इसी वक्त इनका एक सोनेट आया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि व्हाट एज डिड जॉन मिल्टन लॉस हिज आईज, तो अभी हम आपको बता चुके हैं। तो आई साइट, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये ऑप्शन जो है ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर 44 होना चाहिए था, तो 44 अभी मैंने ऊपर बताया है, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम हिज डॉटर्स हु असिस्टेड मिल्टन आफ्टर ही लॉस्ट हिज आईसाइट, वो कह रहा है कि अ, उनकी आईसाइट जो चली गई थी, उनकी जो डॉटर थी उन्होंने तो इनकी मदद की ही थी, ठीक है। यानी जो पैराडाइज लॉस्ट है वो टोटली हैंड रिटन जो है वो इनकी डॉटर ने ही लिखी थी, ठीक है। यानी इन्होंने सिर्फ उसको स्पीक किया था, बोला था, और बाकी जो अगर उसको लिखने का काम किया था वो इनकी डॉटर ने ही किया था। तो यानी इनकी डॉटर के अलावा और किसने इनकी मदद की थी? एंड्रयू मार्वल ने की थी, ड्राइडन ने, पोप ने या फिर डेविड ने? तो फ्रेंड अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो एंड्रयू मार्वल ने इनकी क्या की थी? मदद की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हु वाज जॉन मिल्टन्स फ्रेंड एंड कंपेनियन फ्रॉम बॉयहुड, तो यहाँ पर बॉयहुड से मिल्टन का फ्रेंड कौन था? तो यहाँ पर देखिए जॉन ड्राइडन थे, नहीं थे भाई ये। अलेक्जेंडर पोप थे, नहीं थे भाई, ये तो इनके बाद ही आए थे, ठीक है। और बात देख लेते हैं, चार्ल्स ड्यूरिटी थे क्या? हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन है? ओबेका, ये भी नहीं थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चार्ल्स ड्यूरिटी, जिनके ऊपर इन्होंने एक लैटिन में एल्गी भी लिखी थी, जो लास्ट इनकी लैटिन पोइम थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हु वाज जॉन मिल्टन फ्रेंड एंड अ फेलो स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में इनका कौन फेलो फ्रेंड और कलीग भी था? तो बताना है, जिसके ऊपर इन्होंने एक बहुत ही बड़ी इंग्लिश की पहली पेस्टोरल एल्गी भी लिखी है, आप कह सकते हो।
तो एडम स्मिथ हैं या फिर चार्ल्स किंग हैं, एडवर्ड किंग हैं, थॉमस ग्रे हैं। तो जिनके ऊपर उन्होंने एक फेमस फर्स्ट पेस्टोरल एलिजी लिखी है इंग्लिश की, वो हमारे हैं एडवर्ड किंग। तो यही इनके फेलो और फ्रेंड थे कहाँ, कैम्ब्रिज में। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जॉन मिल्टन्स फ्रेंड एडवर्ड किंग ड्राउन्ड व्हाइल क्रॉसिंग। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब अम, जॉन मिल्टन के जो एडवर्ड किंग फ्रेंड थे, वो क्या कौन सा ओशियन, कौन सा क्या चीज पार कर रहे थे, कौन सा समुद्र पार कर रहे थे, जिसमें उनकी डूबने से मृत्यु हो गई। अ ह्यूज कैनल, अ फ्लड रिवर, या फिर आयरिश सी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बात करते हैं आयरिश सी, जब वो क्रॉस कर रहे थे तभी उनकी डूबने से डेथ हो गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी। तो यहाँ पर हमारा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जॉन मिल्टन इज नोन एज द लास्ट पोइट ऑफ। जॉन मिल्टन लास्ट पोइट जाने जाते हैं किस चीज के लिए, कौन सी एज के लास्ट पोइट हैं, विक्टोरियन एरा के, रोमांटिक पीरियड के, रिनेसा के, या फिर 18th सेंचुरी के। तो 18th सेंचुरी नहीं होगा। ठीक है, विक्टोरियन पोइट तो बाद में आया था, रोमांटिक भी बाद आया था। तो ये इंग्लिश रेनेसा जो था, इसके लास्ट पोइट जाने जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द एज इन विच जॉन मिल्टन लिव्ड। वो कह रहा है कि वो कौन सी एज थी जिसमें जो जॉन मिल्टन थे वो रहे। विक्टोरियन एरा नहीं भाई, ये तो नहीं है। रोमांटिक एर पीरियड है तो बाद में आया था। प्यूरिटन हो सकता है, 18th सेंचुरी नहीं भाई। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला, प्यूरिटन एज, और ये प्यूरिटनिस्ट थे। तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1625 टू 1649 ये प्यूरिटन एज की डेट मानी जाती है। ठीक है, तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द पीरियड 1625 टू 1660 इज नोन एज। कह रहा है कि जो एज है 1625 टू 1660, तो ये किस एज के नाम से जानी जाती है। विक्टोरियन एरा नहीं भाई, रोमांटिक एरा नहीं, 18th सेंचुरी नहीं, ये जानी जाती है एज ऑफ मिल्टन, और द प्यूरिटन एज के नाम से जानी जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जॉन मिल्टन बिलोंग टू। जॉन मिल्टन बिलोंग करते थे जैकोबिन पीरियड से, कैरोलिन पीरियड से, या फिर प्यूरिटन एज से, या फिर ऑल ऑफ द अबव से। तो यहाँ पर बात करें तो जैकोबिन पीरियड, कैरोलिन पीरियड, प्यूरिटन पीरियड, ये सभी पीरियड से ये बिलोंग करते थे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द रूलर्स हु रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग जॉन मिल्टन। यानी जब जॉन मिल्टन जिंदा थे, तो उनके जीवन काल में कौन कौन से जो रूलर थे उन्होंने रूल किया। किंग जेम्स फर्स्ट ने किया, किंग चार्ल्स सेकंड ने किया, तो ओलिवर क्रॉमवेल ने किया, ऑल ऑफ द अबव ने किया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों ने किया, क्योंकि 1620 और 1603, ठीक है, 1603 में जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो गई थी, उसके बाद किंग जेम्स फर्स्ट ने यहाँ पर किंग बने थे। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स फर्स्ट आया। ठीक है, उसके बाद ओलिवर क्रomwell आए। तो इन्होंने सारे सभी लोगों के शासन देखे हैं। तो यहाँ पर सभी, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच सेंचुरी डिड जॉन गल्सवर्दी लिव। तो हमें बताना है कि वो कौन सी सेंचुरी के पोइट थे गल्सवर्दी। 16th सेंचुरी के थे, 17th सेंचुरी के थे, 18th सेंचुरी के थे, या फिर 19th सेंचुरी के थे। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर वो कौन सी सेंचुरी के थे, वो 19th सेंचुरी के थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आगे बात कर रहा है कि व्हाट नेशनैलिटी वाज जॉन गल्सवर्दी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जॉन गल्सवर्दी की नेशनैलिटी क्या थी। इंग्लिश थे, स्कॉटिश थे, आयरिश थे, या फिर अमेरिकन थे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप बात करेंगे गल्सवर्दी की नेशनैलिटी की, तो ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे, तो जाहिर है कि ये इंग्लिश ही थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि विच लिटरेरी टर्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद जॉन गल्सवर्दीज नॉवेल, यानी जॉन गल्सवर्दी के नॉवेल में कौन सा ऐसा जो टर्म है जो हमको बार बार देखने को मिलता है। नेचुरलिज्म का देखने को मिलता है, रोमांटिसिज्म को देखने को मिलता है, सिम्बोलिज्म का देखने को मिलता है, या फिर सरियलिज्म का देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो नेचुरलिज्म है, ठीक है, उसका यहाँ पर हमें बिल्कुल देखने को मिलता है, यानी नेचुरल चीज़ें जो हैं, रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन गल्सवर्दीज मोस्ट फेमस वर्क, अ सीरीज ऑफ नॉवेल्स फोकसिंग ऑन द फोर्साइट फैमिली। कह रहा है कि जॉन गल्सवर्दी के उस मोस्ट फेमस वर्क के टाइटल का नाम बताइए, जो एक सीरीज ऑफ नॉवेल है जिसमें ये फोर्साइट फैमिली पर फोकस करता है। तो द लाइट हाउस है, या फिर ब्राइड हेड रिविजिटेड है, या फिर द फोर्साइट सागा है, या फिर पैसेज टू इंडिया है। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा सी वाला, द फोर साइड सागा हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि विच प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड डिड जॉन गल्सवर्दी विन इन 1932। कह रहा है कि जॉन गल्सवर्दी को कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड 1932 में मिला था। पुलित्जर प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था, बुकर प्राइज मिला था, या फिर मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला था। तो यहाँ पर बात करें 1932 में इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में मिला था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ जॉन गल्सवर्दी द फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा का जो सबटाइटल क्या है, यहाँ पर हमें बताना है कि फोरसाइट का सबटाइटल क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अ मॉडर्न कॉमेडी है, अ फोरसाइट क्रॉनिकल है, द फोरसाइट फैमिली है, या फिर द फोरसाइट रोमांस है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो सबटाइटल है वो द फोरसाइट क्रॉनिकल है। या तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है, अ फोरसाइट क्रॉनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट सोशल इशूज इज प्रोमिनेंटली एक्सप्लोर्ड इन जॉन गल्सवर्दीज प्लेस। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो गर्ल्सवर्दी का प्ले है इस टाइप, तो इसमें कौन सा एक सोशल इशू है जिसे प्रोमिनेंटली तरीके से एक्सप्लोर किया गया है गर्ल्सवर्दी के द्वारा, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पर वो हमारा है वीमेंस सफरेज है, लेबर स्ट्राइक्स है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर क्लास स्ट्रगल है। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो लेबर स्ट्राइक्स है, ठीक है, उसकी बात की गई है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर लेबर जो है वो स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, तो उनकी ही बात की गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच मूवमेंट इज जॉन गल्सवर्दी एसोसिएटेड विद इन द लिटरेरी वर्ड, यानी लिटरेरी वर्ड में अगर हम जॉन गल्सवर्दी की बात करें तो उनसे कौन सा मूवमेंट एसोसिएट रहा है। रोमांटिसिज्म रहा है, मॉडर्निज्म रहा है, रियलिज्म रहा है, या फिर सरियलिज्म रहा है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए वो मॉडर्निस्ट थे, तो यहाँ पर मॉडर्निज्म ही उनके साथ एसोसिएट था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ जॉन गल्सवर्दीज प्ले जस्टिस। जस्टिस की अगर यहाँ पर हम सेंट्रल थीम की बात करें तो यहाँ पर क्या है, लीगल इनजस्टिस है, पॉलिटिकल करप्शन है, रोमांटिक लव है, वार एंड पीस है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लीगल इनजस्टिस है, ठीक है। कानूनी तरीके से अन्याय यहाँ पर होता है जस्टिस में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज जॉन गल्सवर्दीज प्रोफेशन बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर। फुल टाइम राइटर बनने से पहले जॉन गल्सवर्दी का प्रोफेशन क्या था। तो यहाँ पर हमें बताना है, लॉयर थे, फिजिशियन थे, जर्नलिस्ट थे, या फिर टीचर थे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले ये लॉयर थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट को हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच फोर्साइट फैमिली मेंबर इज नोन फॉर हिज आर्ट कलेक्शन इन जॉन जॉन गल्सवर्दीज द फोरसाइट सागा। यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सा फोरसाइट फैमिली का मेंबर है जो जाना जाता है उसकी आर्ट कलेक्शन के लिए, जॉन गल्सवर्दी के जो एक कलेक्शन है नोवेल का फोरसाइट सागा इसमें। तो सॉम्स फोरसाइट हैं, जोलियन फोरसाइट हैं,
फिलिप्स बोसनी है या फिर इरेन फोर्साइट है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जोलियन फोर्साइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट लिटरेरी ऑनर डिड जॉन गल्सवर्दी डिक्लाइन इन 1919। कौन सा लिटरेरी ऑनर था जो गल्सवर्दी ने डिक्लाइन कर दिया था 1919। यहाँ पर देखिए 1919 ना होकर यहाँ पर 1918 होना चाहिए, ठीक है। यानी 1918 में कौन सा एक ऐसा लिटरेरी ऑनर था जो गल्सवर्दी ने डिक्लाइन कर दिया था। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर था, बुकर प्राइज था, या फिर पुलित्जर प्राइज था, या फिर मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज था। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर जिनको जब वार में बुलाया गया था तो इसीलिए वो उनको इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। तो यहाँ पर जो इनको वार में बुलाया गया था वहीं पर यहाँ पर इन्होंने डिक्लाइन किया था, बाकी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इससे सटीक नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा वार वाला होना चाहिए था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन गल्सवर्दीज प्ले दैट डील्स विद द कंसिक्वेंस ऑफ अ सोल्जर्स रिटर्न फ्रॉम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन गल्सवर्दीज प्ले, यानी जॉन गल्सवर्दी के उस प्ले का टाइटल क्या है जो डील करता है एक सोल्जर के रिटर्न पर जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिटर्न होता है। स्किन गेम है, या फिर जस्टिस है, या फिर लॉयल्टी है, या फिर द सिल्वर बॉक्स है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा लॉयल्टी, ठीक है। लॉयल्टी में ही क्या होता है, जो एक फर्स्ट वर्ल्ड वार से एक जो सोल्जर होता है वो रिटर्न होकर आता है, ठीक है। तो डेंसी जिसका नाम होता है, तो वो लॉयल्टी में ही दिखाया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट थीम इज एक्सप्लोर्ड इन जॉन गल्सवर्दीज प्ले द स्किन गेम। जॉन गल्सवर्दी के एक प्ले है द स्किन गेम, तो इसमें कौन सी थीम को एक्सप्लोर किया गया है। क्लास कन्फ्लिक्ट को, लव एंड बेट्रायल को, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को, या फिर पॉलिटिकल इंट्रिग को। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें द स्किन गेम, तो यहाँ पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, ठीक है। जो एक जो क्लास का एक झगड़ा होता है ऊंच नीच का, ठीक है, ज्यूज और क्रिश्चियन का, वो दिखाया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच फोर्साइट्स फैमिली मेंबर रिप्रेजेंट द न्यू जनरेशन एंड चैलेंजेस ट्रेडिशनल वैल्यूज इन द फोर्साइट सागा। कह रहा है कि कौन सा फैमिली मेंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक नई जनरेशन को और चैलेंजेस जो ट्रेडिशनल होते हैं उनकी वैल्यूज को फोर्साइट सागा में। सॉम्स फोर्साइट होता है, जोलियन फोर्साइट होता है, आयरन फोर्साइट होता है, या फिर यंग जोलियन होता है। तो 15 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो जोलियन फोर्साइट है, ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि जॉन गल्सवर्दीज प्ले लॉयल्टीज व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट। जो जॉन गल्सवर्दी का प्ले है लॉयल्टीज, तो इसमें मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और लव ट्रायंगल है, क्लास स्ट्रगल है, पॉलिटिकल बेट्रायल है, या फिर लॉयल्टी टू कंट्री है। तो करेक्ट आंसर की बात करें जो हमारा लॉयल्टीज है, तो इसमें जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारा है लॉयल्टी का, ठीक है। यानी हर कोई अपनी लॉयल्टी के लिए ही उसमें लड़ता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन गल्सवर्दीज नोवेल दैट एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन ऑन सोसाइटी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जॉन गल्सवर्दी के उस नोवेल का क्या नाम है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के सोसाइटी के इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करता है। तो यहाँ पर सिल्वर बॉक्स है, द चांसरी है, द डार्क फ्लावर है, या फिर द पैट्रिशियन है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डार्क फ्लावर, ठीक है। एक लव नॉवल है ये, एक डार्क फ्लावर है ये सिंगल एक लव नॉवल है गर्ल्स वर्दी का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विच लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद जॉन गर्ल्सवर्दीज राइटिंग स्टाइल। गर्ल्सवर्दी की जो राइटिंग स्टाइल थी तो उसमें कौन सा मूवमेंट एसोसिएटेड था। रोमांटिसिज्म है, या मॉडर्निज्म है, रियलिज्म है, या फिर सरियलिज्म है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर मॉडर्निज्म ही है, ठीक है। उन्होंने मॉडर्न में जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स इशू चल रहे थे उसी के बारे में लिखा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट सोशल इशूज डज जॉन गल्सवर्दी एड्रेस इन हिज प्ले द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स में गल्सवर्दी ने कौन से सोशल इशूज को एड्रेस किया है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट को, या फिर विमेंस सफरेज को, या फिर पॉलिटिकल करप्शन को, या फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 19 नंबर में, तो यहाँ पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर भी दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच नॉवल फॉलोज द फोरसाइट सागा एंड फोकस ऑन द लेटर जनरेशन ऑफ द फोरसाइट फैमिली। कह रहे तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा नॉवल है फोरसाइट सागा का जो फोकस करता है लेटर जनरेशन पर किसकी, फोरसाइट फैमिली का। तो ये आंसर ही है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, टू लेट है, या फिर द डार्क फ्लावर है। तो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर 20 नंबर में, तो टू लेट यहाँ पर जो हमारा नॉवल है इसकी बात की गई है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द जॉन गल्सवर्दीज प्ले दैट critiques द लीगल सिस्टम एंड कैपिटल पनिशमेंट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जॉन गल्सवर्दी के उस प्ले का टाइटल बताइए। दैट critiques द लीगल सिस्टम, जो क्रिटिक करता है, आलोचना करता है एक लीगल सिस्टम का, कैपिटल और पनिशमेंट का। तो यहाँ पर जस्टिस है, स्ट्राइप है, लॉयल्टी है, या फिर द सिल्वर बॉक्स है। 21 की बात करें तो यहाँ पर जस्टिस ही है, ठीक है, जिसमें फाल्टर को कैपिटल पनिशमेंट भी मिलता है, ठीक है, थोड़ी सी उसकी गलती के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच लिटरेरी अवार्ड डिड जॉन गल्सवर्दी विन इन 1929 फॉर हिज नॉवल मेड इन वेटिंग। तो मेड इन वेटिंग के लिए गल्सवर्दी को 1929 में कौन सा प्राइज मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है, बुकर प्राइज मिलता है, पुलित्जर प्राइज मिलता है, या फिर मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिलता है। तो 22 की बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बुकर प्राइज। ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ जॉन गल्सवर्दी नॉवेल द मेन ऑफ प्रॉपर्टी। द मेन ऑफ प्रॉपर्टी की सेंट्रल थीम क्या है? लव एंड बेट्रायल है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल इंट्रिग है, या फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है। तो द मेन ऑफ प्रॉपर्टी की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 23 में, तो यहाँ पर भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट ही दिखाया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन गल्सवर्दी प्ले द एक्सप्लोर द क्लेश बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लेबर यूनियंस। यहाँ पर कह रहा है कि गल्सवर्दी के प्ले का टाइटल बताइए जो एक्सप्लोर करता है क्लास मतलब एक क्लेश को बिटवीन इंडस्ट्रियलिज्म जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और लेबर जो यूनियन होती है उनके बीच में, मतलब लेबर और जो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है उसके बीच में यहाँ पर एक क्लेश होता है। तो बताना है कौन सा, जस्टिस है, द स्किन गेम है, लॉयल्टी है, द सिल्वर बॉक्स है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 24 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्किन गेम हो जाएगा। ठीक है, स्किन गेम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द फोरसाइट सागा हु इज आयरन फोरसाइट सेकंड हस्बैंड। यानी वो कह रहा है कि हु इज आयरन फोरसाइट सेकंड हस्बैंड, यानी फोरसाइट सागा में आयरन का सेकंड हस्बैंड कौन है? जोलिन फोरसाइट है, सोम्स फोरसाइट है, यंग जोलियन है, बोजनी है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 25 नंबर में, तो यहाँ पर यंग जोलियन है, तो यहाँ पर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ जॉन गल्सवर्दीज प्ले द एल्डेस्ट सन। एल्डेस्ट सन की सेंट्रल थीम क्या है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, लव एंड बेट्रायल है, पॉलिटिकल इंट्रिग है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 26 नंबर में, तो यहाँ पर भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट को देखा गया है। ठीक है। तो एल्डेस्ट सन का इसमें भी एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट ही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच फोरसाइट फैमिली मेंबर इज नोन फॉर हिज आर्टिस्टिक परस्यूट्स इन द फोरसाइट सागा। यानी फोरसाइट फैमिली में ऐसा कौन सा जो बंदा है जो आर्टिस्टिक परस्यूट के लिए जाना जाता है? सोम, यहाँ पर सोम्स फोरसाइट है, जोलिन फोरसाइट है, आयरन फोरसाइट है, या फिर बोशनी है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 27 नंबर में, तो यहाँ पर जोलिन फोरसाइट है, तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द जॉन गल्सवर्दीज नोवेल दैट एक्सप्लोर द consequences ऑफ द रोमांटिक रिलेशनशिप अक्रॉस क्लास बाउंड्रीज। जॉन गल्सवर्दी के उस
नॉवेल के टाइटल का नाम बताना है जो एक्सप्लोर करता है कुछ कंसेक्वेंसेस होते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप एक क्रॉस कर जाती हैं क्लास बाउंड्रीज को उसके इन चांसरी में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी द डार्क फ्लावर द सिल्वर स्पून। तो यहाँ पर देखना है 28 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें द डार्क फ्लावर है ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा एक लव नॉवेल होता है ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इन द फोरसाइट सागा व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वाम्स फोरसाइट डॉटर। स्वाम्स फोरसाइट डॉटर का नाम बताना है जो द फोरसाइट सागा में आयरन है फ्लेवर है विनीफ्रेड है जून है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें 29 नंबर में तो फ्लेवर उसका नाम होता है ठीक है। क्या नाम होता है फ्लेवर होता है तो बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन गल्सवर्दी प्ले दैट डील्स विद द कंसेक्वेंसेस ऑफ द सोल्जर रिटर्न फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो हम लोग ये पहले ही कवर कर चुके हैं। कह रहा है कि जॉन गल्सवर्दी के उस प्ले का नाम बताइए एक जो थीम जिसमें दिखाता है किसकी सोल्जर जो रिटर्न करता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से स्किन गेम में होता है जस्टिस में होता है लॉयल्टी में होता है या सिल्वर बॉक्स में होता है। तो 30 की बात करें तो यहाँ पर होता है देखिए फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार से कौन रिटर्न होता है तो यहाँ पर ये लॉयल्टीज में ही दिखाया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा ठीक है। तो फ्रेंड हमने अपना जो जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे आई थिंक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो टाइम पर मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय।